नमस्कार, लर्निंग मंत्रा की ऑनलाइन पाठशाला में आपका स्वागत है। ऑडियो लेक्चर में आज हम बात करेंगे अरस्तू के न्याय सिद्धांत और क्रांति विषयक विचार की। अरस्तू के द्वारा न्याय सिद्धांत का वर्णन करते हुए सर्वप्रथम प्लेटो के कर्तव्य मूलक न्याय सिद्धांत का खंडन किया गया और न्याय की अधिकार मूलक व्याख्या की गई। अरस्तू के द्वारा न्याय को परिभाषित करते हुए कहा गया कि न्याय सद्गुण की अभिव्यक्ति है और प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा समूह के प्रति सदाचार और नैतिकता के नियम का पालन करना चाहिए। अरस्तू के द्वारा न्याय का वर्गीकरण पूर्ण न्याय और विशिष्ट न्याय के अर्थ में किया गया। विशिष्ट न्याय का अर्थ राज्य में पद, पदवी और पुरस्कार का वितरण करना है। अरस्तू ने पूर्ण न्याय को नियंत्रण के अर्थ में समझा है। पूर्ण न्याय का अर्थ है यदि परिवार में स्वामी का दास पर, पति का पत्नी पर, माता पिता का संतान पर यदि नियंत्रण है तब यह पूर्ण न्याय कहलाएगा। अरस्तू के अनुसार परिवार में शासक और शासित जैसा ही संबंध पाया जाता है। ग्राम में पूर्ण न्याय की स्थापना तब होगी जबकि ग्राम के मुखिया का नियंत्रण ग्रामवासियों के ऊपर होगा। राज्य में पूर्ण नियंत्रण की स्थापना तब होगी जबकि शासक का शासित के ऊपर पूर्ण नियंत्रण पाया जाएगा। हालांकि अरस्तू के द्वारा कहा गया है कि पूर्ण न्याय व्यावहारिक नहीं है, इसलिए अरस्तू के द्वारा विशिष्ट न्याय का उल्लेख किया गया और विशिष्ट न्याय को दो भागों में बांटा, वितरणात्मक न्याय और सुधारात्मक न्याय। वितरणात्मक न्याय का अर्थ है राज्य के द्वारा पद, पदवी, पुरस्कार और वेतन का वितरण करते समय आनुपातिक न्याय और योग्यता को आधार बनाया जाएगा। अरस्तू के द्वारा प्रतिपादित इसी न्यायिक सिद्धांत को आधुनिक काल में जॉन रॉल्स के द्वारा प्रयोग में लाया गया और उन्होंने अपनी पुस्तक द थ्योरी ऑफ जस्टिस के अंतर्गत आनुपातिक न्याय को ही न्यायोचित समाज का आधार बतलाया। आगे चलकर अरस्तू के न्याय सिद्धांत की कुछ बिंदुओं के आधार पर आलोचना की गई, जैसे अरस्तू के न्याय सिद्धांत के वर्गीकरण का कोई भी सुनिश्चित आधार नहीं है और न ही इनके द्वारा इसे सर्वमान्य अधिकार अपनाया गया। अरस्तू ने परिवार में शासक और शासित का संबंध देखा जो तार्किक नहीं है और पति को परिवार का राजा कहना अनुचित प्रतीत होता है क्योंकि परिवार के सभी सदस्य आपसी प्रेम के कारण एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं, न कि डर के कारण। अरस्तू के द्वारा प्रतिपादित विशिष्ट न्याय एक जटिल अवधारणा है, इसे सामान्य जनता के द्वारा नहीं समझा जा सकता। आलोचनाओं के बावजूद भी अरस्तू के न्याय सिद्धांत का महत्व इस बात में है कि अरस्तू ने न्याय को सर्वप्रथम अधिकार मूलक बतलाया और यही धारणा वर्तमान में भी प्रचलित है। जिस अनुपातिक न्याय का वर्णन अरस्तू ने किया है आज भी वह मान्य है और समकालीन उदारवादी चिंतक जॉन रॉल्स के द्वारा इसे ही न्यायोचित समाज के निर्माण का आधार बतलाया गया। और अब आइए बात करते हैं अरस्तू के क्रांति विषयक विचार की। राजनीति विज्ञान में क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अरस्तू के द्वारा किया गया, लेकिन क्रांति के अधिकार शब्द का प्रयोग जॉन रॉल्स ने किया था। अरस्तू के द्वारा क्रांति शब्द का प्रयोग विशिष्ट और व्यापक अर्थ में किया गया। अरस्तू ने कहा है कि शासन प्रणाली या संविधान में होने वाला प्रत्येक परिवर्तन ही क्रांति कहलाता है। अरस्तू के द्वारा उदाहरण प्रस्तुत करते हुए कहा गया कि यदि राजतंत्र कुलीन तंत्र में या कुलीन तंत्र गुट तंत्र में और गुट तंत्र लोकतंत्र में परिवर्तित हो जाता है तब हम इसे ही क्रांति कहते हैं। अरस्तू के द्वारा प्रतिपादित क्रांति विषयक सिद्धांत की प्रकृति परिवर्तनवादी है
और इस सिद्धांत का प्रतिपादन अरस्तू ने ऐतिहासिक और अनुभूति मूलक अध्ययन प्रणाली के द्वारा ही विभिन्न नगर राज्यों का अध्ययन करने के बाद दिया था। अरस्तू के अतिरिक्त अन्य राजनीतिक वैज्ञानिकों के द्वारा भी क्रांति पर अलग अलग विचार का प्रतिपादन किया गया। कार्ल मार्क्स ने हिंसात्मक क्रांति का समर्थन किया। जॉन लॉक के द्वारा शांतिपूर्ण और संवैधानिक क्रांति का प्रतिपादन किया गया। माओ के अनुसार क्रांति कोई घटना विशेष नहीं है, बल्कि यह निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है। ट्राटस्की के द्वारा क्रांति अपने उद्देश्य को प्राप्त करने तक अस्थायी होती है और इसे क्रांति का एक स्थायी विचार कहते हैं। भारतीय चिंतक जयप्रकाश नारायण के द्वारा संपूर्ण या समग्र क्रांति के विचार का प्रतिपादन किया गया। एम.एन. रॉय के द्वारा रोमांटिक क्रांति के विचार का प्रतिपादन किया गया है। अरस्तू के द्वारा न केवल क्रांति को परिभाषित किया गया, बल्कि क्रांति के कारण और उस क्रांति को रोकने के उपाय का भी वर्णन किया गया। अरस्तू का प्रसिद्ध कथन है कि निर्धनता और अपराध क्रांति की जननी हैं। अरस्तू ने क्रांति के मूलतः दो कारण बतलाए, क्रांति का सामान्य कारण और क्रांति का विशेष कारण। सामान्य कारण में मानव स्वभाव मुख्य है, क्योंकि वह विशेषाधिकार और सुविधा का आकांक्षी होता है। अगर यह नहीं मिलता है तो वह सरकार का विरोध करता है। यही विरोध थोड़े समय के बाद क्रांति का स्वरूप धारण कर लेता है। लोभ या लालच, प्रत्येक व्यक्ति लोभी होता है, इसलिए सरकार से पद, पदवी, पुरस्कार और सम्मान चाहता है। जब इसकी प्राप्ति नहीं होती है तब वह सरकार में परिवर्तन कर देता है। ईर्ष्या और द्वेष भी क्रांति का प्रमुख कारण है। क्रांति के सामान्य कारण में घृणा, भय और जातिगत अंतराल महत्वपूर्ण है, क्योंकि राज्य के द्वारा जब छोटी छोटी घटनाओं पर ध्यान नहीं दिया जाता है तब वही बड़ा स्वरूप धारण कर लेते हैं और अंततः क्रांति हो जाती है। प्रोफेसर डेनिंग के द्वारा अरस्तू के क्रांति विषयक विचार पर टिप्पणी करते हुए कहा गया कि अरस्तू के क्रांतिकारी आंदोलन का सबसे सामान्य कारण मनुष्य में समानता की लालसा है। अरस्तू ने क्रांति के विशेष कारण के अंतर्गत कुछ शासन प्रणालियों में क्रांति के कारण बतलाए हैं, जैसे प्रजातंत्र में सस्ती लोकप्रियता अर्जित करने के लिए कुछ नेता जोशीले भाषणों से जनता को वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था के प्रति भड़का देते हैं और उन्हें क्रांति के लिए विवश कर देते हैं, और क्रांति के सफल हो जाने पर संपूर्ण सत्ता को स्वयं अपने हाथ में ले लेते हैं। धनिक तंत्र में शासक वर्ग जब सर्वधारण जनता के प्रति अन्यायपूर्ण व्यवहार करता है तब शासक वर्ग में फूट पड़ जाती है और अंततः क्रांति हो जाती है। कुलीन तंत्र में शक्तिशाली व्यक्ति की महत्वाकांक्षा या असंतोष, विभिन्न वर्गों में उचित सामंजस्य का अभाव और कम व्यक्तियों की प्रतिष्ठा के कारण भी क्रांति हो जाती है। क्रांति पर वर्णित अरस्तू के विचार पर टिप्पणी करते हुए मैक्सी ने कहा है कि अरस्तू के द्वारा क्रांति के जिन कारणों का उल्लेख किया गया है वे कारण अब तक की हुई सभी प्रकार की क्रांतियों में किसी न किसी रूप में दिखलाई पड़ते हैं। अरस्तू के द्वारा न केवल क्रांति के कारणों का उल्लेख किया गया, बल्कि उसने उसी तत्परता से क्रांति को रोकने के उपाय भी बतलाए। अरस्तू के अनुसार क्रांति को रोकने के लिए सामान्य कारण में निर्धनता और अपराध को रोकना, असमानता, भेदभाव को समाप्त करना, शासक और शासित में सद्भावनापूर्ण व्यवहार करना, छोटी छोटी घटनाओं को रोकना, मध्यम वर्ग की संख्या को राज्य में बढ़ाना, कानून का शासन स्थापित करना, भ्रष्टाचार रहित शासन की स्थापना करना और विदेशियों को उच्च पदों पर आसीन न करना क्रांति को रोकने का सामान्य उपाय है। अरस्तू के द्वारा इसके अलावा क्रांति को रोकने के कुछ विशेष उपाय भी बताए गए, जैसे प्रजातंत्र में धनिक वर्ग के साथ उदारता का व्यवहार होना चाहिए और उनकी संपत्ति को छीनना नहीं चाहिए। धनिक तंत्र में गरीबों को राज्य के कार्य में भाग लेने का अवसर देना चाहिए।
कुलीन तंत्र में इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी वर्ग की उपेक्षा न की जाए और शासन में सम्मिलित सभी लोगों को एक समान अधिकार प्राप्त हों। अरस्तू के द्वारा प्रतिपादित क्रांति विषयक विचार की आलोचना की गई है कि अरस्तू के द्वारा जिस अर्थ में क्रांति शब्द का प्रयोग किया गया उस अर्थ में क्रांति मान्य नहीं है। अरस्तू ने क्रांति के जितने कारण बताए वे समस्त कारण वर्तमान में मौजूद हैं, परंतु इसके द्वारा क्रांति नहीं होती। क्रांति को सामान्य और विशिष्ट कारण में विभाजित कर देना सर्वमान्य नहीं है। अरस्तू के क्रांति विचार का इन आलोचनाओं के बावजूद भी महत्व इस बात में है कि सरकार के स्वरूप में होने वाले परिवर्तन के जो कारण इन्होंने बतलाए हैं वे कारण आज भी किसी न किसी रूप में मौजूद हैं। फिलहाल आज के ऑडियो लेक्चर में बस इतना ही। अगले लेक्चर में हमारी आपके फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद।